So today's topic is surface tension. So first of all, we will discuss about the syllabus of this chapter. According to reduced syllabus of ISC, surface tension you have to study drops and bubbles, angle of contact important, work done in stretching a surface and surface energy. इसका सिर्फ फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना होगा. कैपिलरी राइज में जो हमें कैपिलरी में लिक्विड कॉलम राइज करता है उसका फॉर्मूला समझना है. इट्स मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन बाय कैपिलरी, मतलब सरफेस टेंशन जो कैपिलरी वाला मेथड है वो हमें सीखना है यूनिफॉर्म बोर में. ठीक है. एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ कर्व सरफेस. देखिए लिक्विड के दो तरह के कर्व सरफेस बनते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉन्केव. दैट वी हैव टू स्टडी कि उसके ऊपर और नीचे जो एक्सेस प्रेशर है वो डिसाइड करना है, वो बताना है. एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन फॉर ड्रॉप्स एंड बबल, मतलब एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप. अब ड्रॉप वो ऑयल ड्रॉप भी हो सकती है, लिक्विड ड्रॉप भी हो सकती है. एंड बबल वो वाटर बबल की बात कर रहे हैं और सोप फिल्म भी हम इसमें पढ़ेंगे. तो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सरफेस टेंशन. सो व्हाट इज एक्चुअली द सरफेस टेंशन? अगर हम किसी लिक्विड के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो उस इमेजिनरी लाइन के यूनिट लेंथ पर लिक्विड की सरफेस पर जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. मीन्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ on the imaginary line drawn on the surface of a liquid is called surface tension. तो इसकी definition याद कर लें, that is very important. The surface tension of a liquid is defined as the force per unit length in a plane of a liquid surface acting at right angle on either side of imaginary line drawn in that surface. मतलब किसी surface के ऊपर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो उसकी यूनिट लेंथ पर इस तरफ भी और इस तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर सरफेस पर जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. मान लीजिए एल लेंथ पर फोर्स एक्ट कर रहा है एफ, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? दैट इज टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल. अब सरफेस टेंशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो देख लेते हैं. फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन, तो दो पॉइंट पढ़ लेंगे इसमें. क्या है? विद इंक्रीज इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन लिक्विड टेम्परेचर. अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो पतला होने लगता है, मतलब उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है. और जब लिक्विड का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है तो सरफेस टेंशन जीरो बन जाती है. मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन जीरो होता है. दूसरी चीज है इम्प्योरिटी is affected by presence of impurity. क्या? surface tension किसी लिक्विड में impurity की वजह से चेंज होती रहती है. अब कैसे चेंज होती है? if the impurity is highly soluble, ठीक, जैसे कॉमन सॉल्ट लिक्विड में बहुत आसानी से मिल जाता है, then surface tension of liquid increases. जो चीज़ लिक्विड में आसानी से डिजॉल्व हो जाती हैं वो चीज़ की इम्प्योरिटी लिक्विड की सरफेस टेंशन को बढ़ा देते हैं. बट इफ द इम्प्योरिटी इज स्प्रिंगली सॉल्युबल, फॉर एग्जाम्पल फिनॉल इन वाटर, तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज कर जाती है. नेक्स्ट आते हैं सरफेस टेंशन की वजह से जो हमारे आसपास जो फिनोमिना होते हैं उसको समझते हैं. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है why the small drop of a mercury are spherical while large ones are flat. तो स्मॉल ड्रॉप हम लोग देखते हैं अपने आसपास के जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, अगर वो छोटे साइज की होती हैं तो ड्रॉपलेट्स का साइज पूर्णता स्फेरिकल होता है कंप्लीटली. बट अगर साइज बढ़ा दें तो वो ओवल शेप में देखिए हो जाएंगे. ऐसा इसलिए होता है, देखिए किसी भी लिक्विड ड्रॉप का जो शेप होता है वो दो फोर्स द्वारा गवर्न किया जाता है. एक फोर्स होता है सरफेस टेंशन, दूसरा होता है ग्रेविटी. देखिए जब ड्रॉप छोटी होती है तो ग्रेविटी का असर निग्लिजिबल होता है, इसलिए सरफेस जो टेंशन है वो ज़्यादा होती है. और सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड पर जो एनर्जी पॉजेस करने की क्षमता होती है वो मैक्सिमम होती है. मतलब कोई भी चीज़ उस शेप में आने की कोशिश करती है जिस शेप में उसकी एनर्जी मिनिमम हो.
तो स्फेरिकल वो शेप होता है जिसमें किसी चीज की एनर्जी मिनिमम होती है। तो सरफेस टेंशन लिक्विड को स्फेरिकल शेप में डेवलप कर देता है। बट जैसे जैसे हम साइज बढ़ाते जाते हैं, ग्रेविटी की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे से नीचे आने की कोशिश करती है, इसलिए वो शेप ओवल हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। When a drop of liquid is produced on a glass plate, the shape of the drop is governed by two forces. वो दो फोर्सेस कौन से हैं? एक है सरफेस टेंशन एंड दूसरा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक। एंड द ड्रॉप एक्वायर्स दैट शेप इन विच द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। कोई भी चीज वो शेप एक्वायर करती है जिसमें उसकी एनर्जी मिनिमम हो। If only surface tension were acting, the potential energy would be minimum when the surface area of the drop is minimum. देखिए सरफेस एनर्जी तब मिनिमम होगी जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप इज मिनिमम। और सरफेस एरिया मिनिमम किस शेप में होता है? स्फेरिकल शेप में। इसीलिए लिखा है सो द ड्रॉप वुड बिकम स्फेरिकल। छोटी ड्रॉप स्फेरिकल बन जाती है। इफ द ग्रेविटी अलोन वर एक्टिंग देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मिनिमम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट लोवेस्ट पॉइंट। देखिए ग्रेविटी मिनिमम कब होगी? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो मिनिमम पोजीशन पे हो, तो वो नीचे आने की कोशिश करेगा। इसलिए जो हमारी मरकरी के बड़ी ड्रॉप्स होती हैं वो ओवल शेप की हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। वाई द स्मॉल ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इज स्फेरिकल एंड द बिग वन इज ओवल इन शेप, तो उसका एक्सप्लेनेशन यही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या चीज है? जब भी कोई लिक्विड किसी सिस्टम में भरा जाता है तो सिस्टम जिस मटेरियल का बना होता है, जार जिस मटेरियल का बना होता है, उस जार के मटेरियल और लिक्विड के बीच क्या रिलेशन है ये समझना होता है। अगर लिक्विड किसी मटेरियल को गीला कर देता है तो लिक्विड की किनारी जो होती है वो मटेरियल पर उस किनारे से राइज कर जाती है और बीच से दबी रहती है। बट अगर कोई लिक्विड ग्लास को या मटेरियल को गीला नहीं करता तो उसके किनारे अंदर की तरफ दब जाते हैं, बीच का पार्ट बाहर निकल आता है। ये कॉनकेव शेप है और ये कॉन्वेक्स शेप है। तो देखिए जो लिक्विड किसी मटेरियल को गीला करते हैं उनका किनारा लिक्विड की वेसल की वॉल में राइज करते हैं, और जो गीला नहीं करते वो फॉल करते हैं। तो देखिए कि किसी लिक्विड और वेसल की वॉल के बीच जो एक सरफेस क्रिएट होता है, इसके टेंजेंट पे खींची गई लाइन और कैपिलरी वॉल के साइड से अंदर की तरफ खींची गई लाइन के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जैसे वाटर जो है वो ग्लास को गीला करता है, तो किनारे से ये राइज करने लगता है, तो इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है? थीटा एक्यूट एंगल है। बट अगर हम ग्लास के साथ मरकरी भर दें तो मरकरी ग्लास के साथ नहीं चिपकती, उसको गीला नहीं करती, तो उसके किनारे जो हैं दब जाते हैं। तो इसका सरफेस कॉन्वेक्स बनेगा, तो इसकी टेंजेंट बाहर की तरफ खींचेगी और इस सरफेस पर लिक्विड की अंदर की तरफ एक लाइन खींचते हैं, तो ये एंगल कहता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो जो लिक्विड किसी मटेरियल को गीला करेंगे उनके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होगा, और जो लिक्विड गीला नहीं करते उनके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस होता है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट और लिक्विड सरफेस के टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, याद कर लें। इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। फिर आता है वर्क डन इन स्ट्रिचिंग अ लिक्विड सरफेस और सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। तो देखिए हम डेरिवेशन इसका समझा रहे हैं, बट ओनली फॉर्मूला यू हैव टू स्टडी। देखिए मान लेते हैं दो तार है, एक सीधा तार है PQ और एक कर्व तार है ABC। इन दोनों तार के बीच एक हमने फिल्म बनाई है, मतलब एक लिक्विड की या सोप की फिल्म बनी हुई है। अब किसकी दोनों तरफ एयर है तो इसके दो सरफेस काउंट किए जाएंगे। तो जो फिल्म है इस PQ तार को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन, जो सरफेस फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें नीचे की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए जो फोर्स होता है वो लिक्विड फिल्म की लेंथ के
प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि इसके दोनों साइड एयर है तो इसकी डबल लेंथ मानेंगे, तो दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू 2L। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो कांस्टेंट यूज करते हैं दैट इज T, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो फोर्स बराबर क्या होगा 2LT या 2TL। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। भाई वर्क डन बराबर, मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम इसको डिस्प्लेस करते हैं वायर PQ को नीचे की तरफ, कितना डेल्टा एक्स, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू F डेल्टा एक्स। F क्या है T इंटू 2L इंटू एक्स, तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x इंटू 2L, देखिए ये जो डिस्टेंस है और इंटू ये जो लेंथ है, लेंथ में इस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया निकल आएगा अप्रोक्सीमेट। तो ये क्या हुआ 2L इंटू डेल्टा एक्स इज द एरिया ऑफ द सो फिल्म इंक्रीज्ड, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू T इंटू, दैट इज W इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा A। सो T इज इक्वल टू क्या होगा W अपॉन डेल्टा A। The surface tension of a liquid is equal to the work done required to increase. The surface tension of a liquid is equal to the work done to increase the surface area of the liquid film by unit at constant temperature। ये कह रहे हैं किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन उस वर्क डन के बराबर होता है जो लिक्विड फिल्म का एरिया यूनिटी से बढ़ा दे। ठीक, अब आते हैं कैपिलरी में। तो देखिए कैपिलरिटी क्या है, द फिनोमिना ऑफ राइजिंग और फॉलिंग ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ फाइन ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी एंड दैट फाइन ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी। अगर किसी पतली ट्यूब को जो अंदर से हॉलो हो किसी लिक्विड में रखें तो उसके अंदर लिक्विड का कॉलम या तो राइज कर जाता है या फॉल कर जाता है, इस फिनोमिना को कैपिलरिटी कहते हैं। और वो जो फाइन ट्यूब होती है वो कैपिलरी कहलाती है। अब आते हैं फॉर्मूला। किसी कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड राइज करता है उसकी हाइट निकालने का। मान लीजिए एक वर्टिकल कैपिलरी रखी है, इसमें लिक्विड का जो कॉलम राइज किया है वो H है, लिक्विड का सरफेस टेंशन है T, ठीक, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा, ठीक है, R इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड G इज ग्रेविटी। So the height of the liquid column inside the capillary that is H is equal to 2 pi cos theta upon R rho G। फॉर्मूला सिर्फ याद करना है, इसकी प्रूविंग नहीं करनी है। बट अगर उसी कैपिलरी को अल्फा एंगल पे झुका दें तब जो राइज ऑफ द लिक्विड कॉलम होगा इनसाइड द कैपिलरी वो H डैश है। तो H डैश बराबर क्या हो जाएगा 2t cos theta upon R rho G into cos alpha, where alpha is the angle between the capillary and the vertical axis। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अब आता है लिक्विड जो सरफेस बनाता है उसको समझिएगा। किसी लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है। अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल प्लेन है, तो प्रेशर हर पॉइंट पर सेम होगा। बट अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स शेप बना ले तो कॉन्वेक्स शेप में इतने पार्ट का एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये क्या करेगा, इससे लिक्विड पर अंदर की तरफ एक फोर्स क्रिएट होगा, तो जिससे लिक्विड कैपिलरी के अंदर नीचे की तरफ डाउनफॉल कर जाता है। बट इफ द सरफेस इज कॉन्केव, तो कॉन्केव सरफेस पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है क्योंकि इतना लिक्विड नहीं होता, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर डिक्रीज कर जाता है जिससे लिक्विड कैपिलरी के अंदर राइज करने लगता है। अब आते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप पे। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये प्रूविंग। मान लेते हैं एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका प्रेशर P था और इस पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर, वो इस लिक्विड की वॉल को बाहर की तरफ धक्का देती है। और पहले इसकी रेडियस थी R, और जो इंक्रीज रेडियस हुई है वो हुई है डेल्टा। तो इंक्रीज रेडियस की वजह से जो इस पे काम किया गया दैट वी विल कैलकुलेट। तो देखिए W बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया, एरिया क्या था, सरफेस एरिया, इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा R। तो देखिए प्रेशर तो P लिख दिया। अब अगर हम कहें कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ, तो देखिए सरफेस एरिया पहले कितना था, यहाँ पे सरफेस एरिया होगा 4 पाई R स्क्वायर। तो पहले हमने लिख दिया P इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा R। द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप, क्योंकि रेडियस बढ़ गई है, राइज की है, तो उसका सरफेस एरिया कितना राइज करेगा, डेल्टा A बराबर बाद का सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर माइनस
4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन कर दें तो 4 पाई दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर। ये देखिए ये स्क्वायर यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लगा होना चाहिए, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा आर स्क्वायर जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो डेल्टा आर स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इट कैन बी निगलेक्ट। देखिए निगलेक्टिंग द स्मॉलर टर्म ऑफ डेल्टा आर स्क्वायर, तो बचेगा क्या 4 पाई इंटू 2 आर डेल्टा आर, तो ये हो जाएगा 8 पाई आर डेल्टा आर। ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया है। अब देखिए इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, ये क्या होता है वर्क डन। तो सरफेस एरिया कितना है इंक्रीज 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी क्या है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। मतलब अगर हम इंक्रीज्ड एरिया में सरफेस टेंशन का मल्टीप्लाई कर दें तो ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा। और वर्क डन हमारे पास कितना आया था दैट इज P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। these two terms must be equal, तो P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर इंटू टी। सॉल्व करते हैं तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप P बराबर क्या आया 2T अपॉन R, ठीक। अब सेम चीज सेम प्रूविंग है अगर लिक्विड के अंदर कोई एयर बबल बन जाए। तो देखिए ये क्या था, पहले वाले पार्ट में एयर बाहर थी लिक्विड अंदर था, एक ही सरफेस बना। इस वाले में क्या हुआ, लिक्विड बाहर है एयर बबल अंदर है, तो सेम प्रूविंग करनी एज वी हैव डन हियर, ठीक है। नाउ वी विल सी एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। देखिए सोप बबल में एक स्पेशल चीज ये होती है कि इसमें दोनों साइड एयर होती है, यहाँ पे भी एयर बाहर भी एयर। तो जो एयर की वजह से इस सोप बबल का जो सरफेस एरिया होता है वो दोनों तरफ का काउंट किया जाता है। तो पहले हम वर्क डन निकालेंगे, जैसे पहले के केस में निकाला। वर्क डन बराबर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए इस एक्सेस प्रेशर की वजह से जो एयर बबल की सोप बबल की जो फिल्म थी वो डेल्टा आर डिस्टेंस आगे चली गई, तो मतलब अब इस पहले इसकी रेडियस आर थी, अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आर प्लस डेल्टा आर। तो वर्क डन बराबर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर क्या है P, एक्सेस प्रेशर लेंगे। एरिया क्या होगा पहले का दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है डेल्टा आर। तो वर्क डन बराबर क्या हुआ P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा। अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि दोनों साइड एयर है, दोनों साइड का सरफेस काउंट करेंगे। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया दैट इज डेल्टा ए बराबर ट्वाइस, 2 इसलिए लगाए क्योंकि दोनों साइड का सरफेस हम काउंट कर रहे हैं, अंदर का भी और बाहर का भी। तो 2 ब्रैकेट 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, ये बाहर वाले डॉटेड पार्ट का सरफेस एरिया है 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर ये पहले का सरफेस एरिया हुआ। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंक्रीज सरफेस एरिया निकल आएगा। तो देखिए 4 पाई कॉमन ले लेते हैं तो बाहर हो जाएगा 8 पाई। आर प्लस आर डेल्टा आर के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल। डेल्टा आर इज स्मॉल क्वांटिटी, सो डेल्टा आर स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो इट कैन बी निगलेक्टेड। तो हमने निगलेक्ट कर दिया ये टर्म। तो बचेगा क्या 16 पाई आर डेल्टा आर। ये हुआ इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। अगर इंक्रीज्ड सरफेस एरिया में सरफेस टेंशन T का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाती है सरफेस एनर्जी या इंक्रीज सरफेस एनर्जी। और जो भी सरफेस एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो वर्क डन कितना निकाला था दैट इज P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। तो P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर बराबर क्या होगा 16 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी। तो देखिए डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 1 4 4 जा, तो यहाँ बचेगा 4T और यहाँ बचेगा आर। आर नीचे आया तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया फॉर सोप बबल P इज इक्वल टू 4T अपॉन आर।